सुबह है जो रोज़ाना होती है और सब अपनी अपनी फितरत और फ़न के मुताबिक दुनिया को जीतने निकलते हैं। एक सुबह है जिसका इंतज़ार हर सूबा करता है, तरक्की की सुबह, विकास की सुबह। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। क्या ये लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा है? चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं कि हर दफ़ा चुनाव के ऐन मौके पर ही जाकर लोगों का हालचाल लिया जाए। इसलिए इस बार लल्लन टॉप ने सोचा क्यों ना एक नई पहल की जाए और किसी भी तरह के प्रयोग के लिए अपना घरेलू मोर्चा अच्छा होता है, तो क्यों ना वो पहल उत्तर प्रदेश से शुरू की जाए कि चुनाव से कुछ महीने पहले जाकर पूछा जाए क्या हाल है यूपी। हमारी ये जो हालचाल लेने की यात्रा है ये शुरू हो गई है। आज 23 अगस्त का दिन है, सावन की रिमझिम है और इन सब के बीच एक गुफ्तगू है। तो हमारे साथी ने ये एक गाज़ियाबाद ज़िले में एक पार्क है, इंदिरा प्रियदर्शनी, और वहाँ पे कैफ़े है। तो कैफ़े में कुछ लोग जुटे हैं और बाहर ये बोर्ड जुटा है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है जेरी जी? हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पर कुछ दोस्त जुटे हैं, लल्लन टॉप के दर्शक हैं, कुछ स्थानीय रहवासी हैं, इनसे बात करेंगे। एक कैमरा शुरू होने से पहले हमें बुज़ुर्ग मिले, बहुत दिलचस्प बातें कर रहे थे, तो उनसे बात करेंगे। ये दो कारोबारी हैं जो केटरिंग के बिज़नेस में हैं, स्थानीय पत्रकार हैं, ठेकेदार हैं पार्किंग के। मैं पहली दफ़ा पार्किंग के ठेकेदारों से और उनके लोगों से पर्ची लेते देते तो खूब बात हुई है कि 20 क्यों छपा है, 40 क्यों नहीं, और ये घंटे का खेल क्या है। आज हमको साक्षात एक ठेकेदार भाई साहब मिल गए हैं, तो आज आपसे धंधे की ट्रिक समझेंगे, खेल है क्या, है ना। और कारोबारी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपसे जी, नमस्ते, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम करतार सिंह है, डॉक्टर करतार सिंह। डॉक्टर करतार सिंह जी। बाबू जी, कितनी उम्र है आपकी? 69 रनिंग है, 69वीं साल चालू है। 69वीं साल। जी जी। क्या काम करते हैं आप? मैं काम समय के अनुसार परिवर्तित होते रहे। कुछ समय तक मैंने प्रॉपर्टी डीलर का ही काम किया। मैं सीनियर अकाउंट ऑफिसर क्लास 1 मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज, भारत सरकार का एक उपक्रम है, एंटरप्राइज फूड इंडस्ट्रीज, मॉडर्न ब्रेड आप कह सकते हैं, आपको सीधा समझ में आएगा। हाँ, मॉडर्न ब्रेड का जो हेड ऑफिस था, हाँ। उसमें मैं सीनियर अकाउंट ऑफिसर, और बहुत दिन तक ऑडिट और विजिलेंस मेरे पास रहा। मतलब आप भ्रष्ट लोगों को पकड़ते थे, विजिलेंस वालों का यही काम होता है ना? हाँ, यहाँ अगर आपके पास टाइम है तो एक ही लाइन कहना चाहूँगा। नहीं, मेरे पास बहुत टाइम है, मैं आप ही को सुनने आया हाँ हूँ। जी जी, अगर आप भ्रष्ट को नहीं पकड़ सके, हाँ। विजिलेंस ऑफिसर अगर नहीं पकड़ सका या ऑडिट ऑफिसर नहीं पकड़ सका, इसका मतलब ये नहीं है क्राइम नहीं हुआ, थेफ्ट नहीं हुआ। हाँ। कई बार ऐसा होता, नहीं पकड़ पाते, हाँ। ईमानदारी से नहीं पकड़ पाते, ईमानदारी से पूरी मेहनत करता है ऑफिस अधिकारी, हाँ। लेकिन फिर भी देर आर कहीं ना कहीं से कोई रास्ते से वो कल्प्रिट निकल जाता है। बस इट डजेंट मीन क्राइम नहीं हुआ, नेचर है ये जी, और ये एग्जिस्ट करेगा तब तक भी चलेगा। चलिए आगे आपका प्रश्न। मेरा अगला सवाल ये है कि आप पूरी ज़िंदगी यहीं गाज़ियाबाद में ही रहे हैं? मैं पूरे भारत में रहा हूँ लगभग, सर्विस के दौरान। ऑल इंडिया कानपुर भी बहुत रहा मैं आपके, 9 बस्ता, चार खंबा कुआं। जी 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 जी। हाँ देखिए। अच्छा, ये बताइए जी कि जैसे जब हम लोग गाज़ियाबाद के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिल्म भी बनी है, जी उसमें जी बहुत चीज़ें दिखाई गई, जी। तो कई लोगों ने कहा कि गाज़ियाबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इस वजह से यहाँ क्राइम ज़्यादा होता है, ऐसा है क्या? या पहले होता था, गाजियाबाद अब नहीं होता है? अगर ये सोच रखते हैं जो, क्योंकि मैं बहुत लंबे 1953 1960 से हर चीज़ याद है मुझे। जी बताइए फिर। तो आपके अनुभव का लाभ 1960 में मैं अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट एक जगह है, वहाँ विद्यार्थी जीवन के लिए गया, और वहाँ से मैंने M.Com की DU से अच्छा, और रेगुलर की, नौकरी के साथ की। ये भी एक सरप्राइज बात है। ये कैसे मैनेज किया? जी रेगुलर? जी 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 जी, हाँ रेगुलर। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेकंड बैच था, जो इवनिंग में M.Com की क्लासेस साउथ दिल्ली कैंपस में शुरू हुई थी। अच्छा, ये मैटर ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप नौकरी करते थे और सेकंड? जी जी हाँ, मैं डेसू में, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग थी, उसमें जूनियर क्लर्क कॉमर्शियल सेक्शन में था।
और वहाँ से मैंने उसी टाइम एमकॉम भी की, बढ़िया। रेगुलर की जी। तो ये तो मेरी क्वालिफिकेशन हुई। उसके क्वालिफिकेशन तो आपकी नहीं, लेकिन हाँ समय है एकेडमिक तो- एकेडमिक कह नहीं, सकते मैं हैं जी जी। मेरा सवाल ये था कि गाजियाबाद को लेके बहुत सारी स्थापनाएं हैं लोगों के दिमाग में। कोई कहता है इंडस्ट्रियल बेल्ट है, जो कि है ही, है ना। कई लोग कहते हैं कि साहब जितना डेवलपमेंट होना चाहिए नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि नहीं अब होने लगा, पहले नहीं हुआ। और इसके क्राइम रेट को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें होती थी कि साहब गाजियाबाद में ये सारी स्थितियां थी। मैं आपके शब्द में एक नया शब्द जोड़, अब ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है। मेरे बचपन में गाजियाबाद इंडस्ट्रियल बेल्ट नहीं थी। जी। जो आपका ये यमुना पार करते के साथ गाजियाबाद शुरू होता था। सादरा किस में था? गाजियाबाद में था। अच्छा। और वहाँ से जाकर के मोहन नगर पे पहला ब्रेक लगाता था बस वाला, यानी सारा एग्रीकल्चर लैंड थी। अच्छा। जहाँ आप बैठे हैं यहाँ तो आप समझिए कि इसके गाजियाबाद को अगर छोड़ दें थोड़ा सा टाउन को, आज तो पूरा चारों तरफ गाजियाबाद फैल गया है। ये मेरे लिए तो ये जो है कृषि प्रधान क्षेत्र था। अच्छा। जी हाँ, लेकिन अब पूरा इंडस्ट्रीज ज़्यादातर अब इंडस्ट्रीज हो गई है। और उसका कारण सिर्फ ये है एडजेसेंट टू दिल्ली, दिल्ली के साथ जुड़ा होने की वजह से ये जो है फैक्ट्री एक दूसरा। ये प्रोसेस तो 60-70s में ही शुरू हो गया था। जी हाँ। श्रीराम ग्रुप ने अपनी यहाँ पे कंपनी शुरू की। जी हाँ। मोहन व्हीकल्स जी हाँ जी हाँ जी हाँ, हिंडन रिवर मिल श्री राम का DCM है। जी जी जी, बिल्कुल ठीक करें, बिल्कुल ठीक करें। जब मोदी नगर बना, मोदी नगर समवेयर बिफोर 50s, तब मोदी नगर बना तो वहाँ से इंडस्ट्रियल काम का जो यहाँ शुरुआत हो गई, डबल ऑक्यूपेशन कह सकते हैं। अच्छा। यानी कि किसान काम अपनी किसानी भी कर रहा है, या जो उस हाँ उसी से मजदूरी अच्छा, भी। ये बताइए गाजियाबाद की के मुद्दे क्या हैं, जिला गाजियाबाद के? गाजियाबाद जो क्षेत्र है ये दिव्य क्षेत्र है। जैसे हरिद्वार है ना, हाँ। आज दक्षिण के लोग हरिद्वार वालों को पूछते हैं आत्मीयता से, वो कहते हैं ये तो प्रभु के देश से आए हैं, ऐसी उनकी धारणा है। कारण गंगा, आप गाजियाबाद का बताइए। हाँ गाजियाबाद का ही बता रहा हूँ। गाजियाबाद जो है पेट भरा हुआ क्षेत्र है, अच्छा। यानी कि यहाँ इतनी सी मेहनत करने पे इतना मिलता है, इसलिए दिव्य है। इसलिए दिव्य नहीं है। हाँ। दिव्य तो हरिद्वार गंगा मैया की जो आपने ये कहा ना गाजियाबाद दिव्य क्षेत्र है। दिव्य क्षेत्र के साथ है। जो आपकी ये है ना गंगेज नहर जो है, ये गंगा नहर जो है मुरादनगर से आगे तक गई है, तो ये गाजियाबाद को फीड करती है, और इसलिए ये दिव्य क्षेत्र है। थोड़ा सा करे पे ज़्यादा मिलती है और पेट भर गया है। सुबह को किसान नाली काट के, रात को, सॉरी क्षमा करें, रात को नाली काट के आ गया, सुबह खेत भरा मिलता है गन्ने का, और एक बार लगा दी तो 3-4 साल फसल आती है आराम से। कुछ एरिया खराब भी है गाजियाबाद का, खादर जैसे यही क्षेत्र जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता था। करतार जी, मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि मुद्दे क्या हैं। हाँ, मुद्दे गाजियाबाद का कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। कंट्री के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो आप कहीं जो ऐसी भी जगह जाएंगे जब बहुत कई किलोमीटर सड़क ही नहीं है। गाजियाबाद का कोई मुद्दा नहीं। गाजियाबाद का इस तरह का बिजली का मुद्दा नहीं, पानी का मुद्दा, सब सेटिस्फाइड है। मैं डंकी की चोट से कहता हूँ कि आज से 10 साल पहले एक इंटरव्यू मेरा इंडिया न्यूज़ ने लिया था। अच्छा। तो उस समय मैंने कहा था माननीय नेताजी अखिलेश जी उस समय मुख्यमंत्री बने थे, अखिलेश जी होश में आओ। क्यों? अच्छा। मिनिमम चार्ज कॉमर्शियल का एकदम बढ़ा दिया था, बिजली का। मैं दुकानदार भी हूँ, छोटी सी दुकान भी चलाता हूँ। आप बहुत काम करते जी हो। जी आप जी 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 मॉडर्न फूड इंडस्ट्री में जी सेक्टर जी जी ऑफिसर रहे। जी 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 आप प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते जी हो। किया दुकान का भी। अभी मेरा रजिस्ट्रेशन है, रेरा में है। बढ़िया। हाँ, तो आप बता रहे थे जी। कि आपने कहा अखिलेश यादव होश में आओ। हाँ, होश में आओ। क्यों? क्योंकि मिनिमम चार्ज तो आपने मुझसे ले लिया, बिजली आप देते नहीं हो। अच्छा। अब बिजली आती है। अब तो बिल्कुल, मैं क्या, सारी दुनिया जानती है। ये उस समय मायावती जी से भी हमने प्रश्न किया था कि आप उत्तर प्रदेश को बिजली क्यों नहीं देती। 2 समस्याएं थी उस समय। लोगों ने लोड नहीं बढ़वाए हुए थे। बिजली बोर्ड आपके लोड सैंक्शन लोड पर खरीदता है। मेरी सारे हिंदुस्तानियों से प्रार्थना है, अगर आप ज़्यादा लोड खरीदते हैं, ज़्यादा लोड इस्तेमाल करते हैं तो लोड बढ़वा लीजिए, नहीं तो ट्रिपिंग होगी, आपकी बिजली कटेगी। जी जी जी। तो आप बैठ लो तो बहुत अच्छा रहे। नहीं। अच्छा चलिए बोलो। अगले 100 दिन तक ऐसे ठीक, रहना है। हाँ मैंने देखा आपको। हाँ ये बताइए करतार जी,
जी आप जब हमारी बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा, जी तब आप बता रहे थे कि आप ज्योतिष का भी जी ज्ञान रखते जी 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 हैं। कुछ अध्ययन किया है आपने? हाँ, अध्ययन में ज्योतिष आचार्य हूँ ज्योतिष आचार्य। और लोग आचार्य ही कहते हैं। अच्छा, आचार्य करता। हाँ, मुझे नहीं कहते, ज्योतिष आचार्य, आचार्य लिखते हैं अपने आप को। अच्छा। मैंने आपको साफ साफ करके बताया, मैं आचार्य प्रोफेसर नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष का आचार्य हूँ। आपसे एक मैंने छूटते ही आपने कहा आज किसका जन्मदिन है, यहाँ लिखा हुआ जो, हाँ, हैप्पी तो- बर्थडे विद द ड्रॉप डाई। तो मैंने एक कॉमन बात आपसे कही, आज 23 अगस्त है, 23 अगस्त का जन्मदिन हम सब सेलिब्रेट कर सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार आपका और मेरा योग जो बना है वो मैंने नहीं देखा किस मुहूर्त में हम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आपको मैंने बताई है कि अच्छे काम के लिए कोई मुहूर्त खराब नहीं हो सकता और खराब काम के लिए कोई मुहूर्त शुभ नहीं हो सकता। एक आपको बताता हूँ, वेश बताता हूँ उसका क्या है। वही ग्रह, ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, वही ग्रह द्वितीय भाव का जो आपका धनेश होता है, जो आपको आप टेक्निकल टर्म आ गए, अब आपको समझाना पड़ेगा। हाँ, धनेश क्या होता है? धनेश का मतलब जो धन देने वाला ग्रह है, अच्छा, उसको धनेश बोलते हैं। उसको दूसरे भाग में होता है, दूसरे भाव में होता है, लगन से भाव दूसरे। क्या होते हैं? ये जो 12 भाव हैं, 12 घर जो होते हैं। 12 घर जो होते हैं कुंडली के, हाँ। एक लगन है सेंटर में जो ऊपर बीच में है, उसके जो दूसरा भाव है, वहाँ का जो राशिस है, वहाँ का जो मालिक है, उसे वो धनेश का काम करता है, धन की व्यवस्था करता है। अच्छा, तो वही धनेश समय बदलने पे मारक बनता है। अच्छा, तो ज्यादा पैसा आता है तो लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। हाँ, वो बात भी है इसके। वो अपने आप सातवें घर भी उसी का अगर आ जाता है, वहाँ हो जाता है, वहाँ खड़ा हो जाता है, तो वो आपका, अभी दूसरे घर से साथ में आ गया। हाँ, दूसरा मारक भी है। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, समझने में समय लगेगा। कंक्लूड कर देते। जो ग्रह आपको आज लाभकारी है, समय के अनुसार वो आपके लिए, एक जैसे नहीं होते। हाँ, सब दिन एक जैसे नहीं होते। जी हाँ, तो ज्योतिष में एक कंक्लूड कर दें। हाँ जी। ज्योतिष अपने आप में एक एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र है, उसकी गणना है। मेरा या आपका उसमें इफ एंड बट नहीं है। अगर मुझे, हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर आपका जो चीज़ निश्चित है तो उसमें 19-20 नहीं हो सकती, हमारी समझ में 19-20 होगी। सब निश्चित है दुनिया सब निश्चित है। इंदिरा गांधी की कुंडली निश्चित है, राजीव गांधी की कुंडली निश्चित है, जितनी आप देखेंगे अच्छा। सब। और आप जब थोड़ा सा ज्ञान बढ़ा लेंगे तो आप कहेंगे अरे ये तो पहले से लिखा है, इनकी मौत तो ऐसी होनी है। तो और लेकिन जो लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं, जैसे ये हमारे एडिटर हैं, साइंस एडिटर हैं, इधर आइए आयुष जी, ये हमारे साइंस एडिटर हैं, है ना। तो आप क्या सोचते हैं ज्योतिष के बारे में आयुष जी? मतलब कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इस पर मुझे बहुत सारे सवाल हैं, और क्या वो मेथड है, थोड़ा आप समझाएंगे? अपने कर्म से आदमी अपना भाग्य बदल सकता है। आप कह रहे हैं सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ, सब कुछ लिखा हुआ है ना? तो फिर तो आदमी बैठा रहे कि भाई सब कुछ लिखा हुआ है, कर्म करेगा ना तब तो लिखा जाएगा। आप बड़े आराम से एक बात सुन लीजिए। जी बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। हाँ, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हाँ, आइए, क्यों भाई, अगर मैंने काम किया तो फल की इच्छा क्यों ना करूं? हाँ। इसलिए नहीं कहा श्री कृष्ण जी ने कि जिस समय आपका फल के अधिकारी बने होंगे वो तो आज का भविष्य है, वर्तमान ही तेरा है। इसको तो लोग भाई एक सेकंड करतार जी, जैसे आपने ये व्याख्या की, अरे सुन तो लीजिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। ये ज्योतिष और दर्शन है ना, ज्योतिष जिसमें आप बता रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, दर्शन है जीवन जीने की विधि, है ना। गुरु जी बता गए, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब में बहुत सारी चीज़ें लिखी कि आप जीवन कैसे बेहतर करो, गीता में लिखा हुआ है। तो उसको आप ज्योतिष भी, वो तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम हर वक्त ये सोचते रहोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या होगा, तो परेशान रहोगे। जैसे हमारे ये आयुष हैं, ये IIT से पढ़ के आए। आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मैं आप पे आऊँगा। मैं तो सुन रहा था ना धैर्यपूर्वक, आप ही को सुनने आया हूँ। मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ ताकि जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी प्रसंग समझ में आए। तो ये एक चीज़ बहुत कहते हैं कि मैंने कहा यार तुम बीटेक करके लोग नौकरी करने जाते हैं, तुम जर्नलिज्म में आ गए हो। तो उन्होंने कहा देखिए आपको अपना रास्ता खोजना होता है, और रास्ता खोजने का जो क्रम है उसको खूब एंजॉय करना चाहिए। ये उसको कहते हैं प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए, यही कहते हैं ना, प्रोसेस एंजॉय करना चाहिए। तो वो जो हमारे पुरखे हुए हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भी यही कहते हैं कि कर्म करो और उसमें मजा लो। अगर हर वक्त फल की सोचते रहोगे, लेकिन आपने उसको ज्योतिष और आप ये कह रहे हो कि सब चीज़ पहले से लिखी हुई है,
तो उस पर थोड़ा सा गरारी फंस जाती है। हाँ, तो आप क्या चाहते हैं, क्या क्या प्रश्न है आपका? स्पेसिफिक बात करिए, स्पेसिफिक करता हूँ मैं। मेरा प्रश्न ये है कि जब आप ये कह रहे हैं कि ज्योतिष के हिसाब से सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, जी 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 तब फिर तो तमाम दुनिया में जो लोग अपने अपने कर्म करके जी जी अपने जी भविष्य को बेहतर बनाने की जी कोशिश कर रहे हैं, जी जी। वो सम पे नहीं बैठती दोनों बातें। हाँ, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। आज लाइट चली जाती है, लोगों के पास इन्वर्टर है। हाँ, मेरी माँ ये कहती कहती मर गई, कोई ऐसी डिबिया होती कि हम इसमें बिजली भर के रख लेते। हाँ, ये काल का फर्क है। आज मोबाइल, आप जो उसका स्लोगन था, क्या नाम उनका, धीरू भाई अंबानी का, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हाँ, हो गई मुट्ठी में। हो गई मुट्ठी में। उस समय हो सकती थी क्या? हाँ, नहीं हो सकती पर थी। लोगों ने प्रयास किया, हाँ, साइंस को डेवलप ठीक किया, ठीक और ठीक दुनिया ठीक मुट्ठी में आ गई। ठीक ठीक, दुनिया मुट्ठी में आ गई। लेकिन एक काल बदल गया ना, प्रतिदिन काल बदल गया मतलब समय बदल गया ना। वही समय का ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी जो है समय का ज्ञान है। आप ग्रह और नक्षत्र, एस्ट्रोनॉमी तो अलग अलग चीज है। नहीं देखिए, नहीं, बिल्कुल 100% मैं दावे से कहता हूं, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों आज से 50 साल 70 साल पहले एक ही थी, एक ही मानते थे सब। ये हम लोगों ने मॉडर्न साइंस में अलग जी कर जी, दिया। मॉडर्न साइंस। हाँ, हाँ मतलब अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई हैं चीज़ें, टेलीस्कोप्स वगैरह हैं। एस्ट्रोलॉजी में टेलीस्कोप्स वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, जो पुराना नॉलेज है वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें कुछ ज़्यादा इजाफा थोड़ा नहीं। घटाया नहीं। हाँ, जैसे आप देखते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो ग्रहों की और ख़ासकर आउटर स्पेस की पढ़ाई को हम कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके हिसाब से प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमी आता है। एस्ट्रोलॉजी जो है वो एक स्टैटिक नॉलेज है, जबकि एस्ट्रोनॉमी जो है वो डेवलपिंग साइंस। आई थिंक दिस कॉल्स फॉर अ लॉन्गर डिबेट, वील कम टू इट। पर फिलहाल हम यूपी का हाल जी। मैं थोड़ा सा भाई साहब, ये मोबाइल आपका है? हाँ जी। जिस समय भगवान श्री राम जी का राज तिलक के सारे ग्रह योग बनाए गए, हाँ जी। उस समय सारे उस जमाने के जो भी ऋषि मुनि जो भी रहे उन्होंने बनाया, हाँ, परंतु उसी घड़ी पर उन्हें वनवास हो गया हाँ, उस जमाने में। तो लॉजिकली उस जमाने में अगर वो सारी ज्योतिष हमारी और ये सब चीज़ें इतनी अच्छी थी, तो उस जमाने पर उस घड़ी पर जिस समय सभी उस समय ने जो भी ऋषि मुनि महापुरुषों ने बैठ के बनाया, पर शुभ समय जो घोषित करा, उसमें फिर एक व्याख्या ये आएगी कि वो शुभ यही था कि वो वन में जाएं और वनवासियों का कल्याण करें, ऐसा कुछ। खैर, ये देखिए, ऐसा हम लोग वैसे भी आएंगे थोड़ा औरों से भी चर्चा कर लें। होता ये कि हम लोग अमूमन ऑन कैमरा ना, नहीं, डिबेटेबल के अलावा क्या है, लोग बड़े जल्दी आहत हो जाते हैं भाई साहब। यार आप कोई कहते हैं कि आप ज्योतिष को खारिज कर रहे हैं, हम तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। खारिज करने और समझने में फ़र्क होता है। समझोगे तब जब सवाल पूछोगे, है ना? तो सवाल पूछ के कभी समझ में आता है कि भाई सही है, कभी गलत है। हाँ, आपका नाम क्या है? चरणजीत सिंह बन। चरणजीत सिंह जी। और आपका? ताराकांत मिश्रा। चरणजीत जी और ताराकांत जी केटरिंग का काम करते हैं। सबसे पहले तो बताइए, पैंडेमिक में कितना असर पड़ा है आपके कारोबार पर? मैं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री ही सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इंडस्ट्री रही है। पिछले कोविड काल में हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, परंतु शादियाँ रोक दी गई। और मेरा मानना ये है, शादियों से ही सारे व्यापार चलते हैं। अगर किसी के घर में शादी है, अगर 200 लोगों की शादी है, उस 200 लोगों की शादी में अगर मैं इनवाइटेड हूँ या आप इनवाइटेड हैं, तो कम से कम 100 लोग जो हैं वो कम से कम कपड़े भी खरीदने जाएंगे, जूते भी खरीदने जाएंगे, वो हर चीज़ खरीदेंगे। उसके अनुसार सारी इकोनॉमी चलती है। हमारे हिंदुस्तान में व्यक्ति अपने जीवन में 2 चीज़ों के लिए पैसा जोड़ता है। पहली चीज़ घर बनाना और अपने बेटा बेटी की शादी के लिए। ये हमारे यहाँ का एक सिस्टम है बड़ा पड़ाव है शायद, और बड़ी फाइनेंशियल बड़ी फाइनेंशियल एक्टिविटी है। गरीब से गरीब आदमी भी 10 लाख रुपए की शादी करता है, चाहे वो कर्जा लेके करता है, और बड़ा जो व्यक्ति वो तो करोड़ों तक जाता ही जाता है। परंतु हर चीज़, आप कुंभ का मेला लगाएंगे, वहाँ किसी को कोई पैंडेमिक नहीं होगा। आप चुनाव करेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। यूपी के अंदर पीछे भी चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर क्या लोग इकट्ठे नहीं हुए? क्या रैलियों में लोग इकट्ठे नहीं हुए? परंतु यहाँ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था, आप किसी के विचारों के साथ कैसे आप एकदम स्टॉप कर सकते हैं। आपने अचानक बोला साहब लॉकडाउन लग गया। अभी पीछे अप्रैल के अंदर थोड़ा सा रिवाइवल हम लोगों ने देखा। हम लोग पिछले साल बहुत मोटे लॉसेस में गए। हम लोगों के पास परमानेंट वर्कर्स हैं, मेंबर्स हैं, कॉस्ट है, खर्चे हैं। हम लोग अपने गोदाम रेंट पे लिए हुए हैं। हमने लोगों को सैलरीज बांटनी है। गवर्नमेंट हमें बाउंड करती कि साहब आपको सैलरी देनी है। मैं सैलरी कहाँ से लाऊंगा, मेरे पास बिक्री नहीं होगी। तो
तो ये जो चीज़ें हैं, सिर्फ आप तस्वीर का एक पक्ष देखें और दूसरा पक्ष ना देखें, ये चीज़ बहुत बड़ी गलत है। इस चीज़ पर बिल्कुल सोचना चाहिए। आप मॉल्स खोलना चाहते हैं, हर चीज़ खोलना चाहते हैं, पर आज भी गाज़ियाबाद की आप बात करें तो 50 लोगों की परमिशन है शादी के लिए। आप रैली इकट्ठी करें तो देखिए 1000 लोग इकट्ठे हो जाए, कोई नहीं पूछता कहाँ पर है। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों को समझना चाहिए, और दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और शादियों से ही हर चीज़ चलती है, ये फैक्ट है। तारा जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? थोड़ा सा आगे मतलब कारोबार को लेके अभी कैसा सेंटीमेंट है, क्या है हिसाब किताब? कारोबार अब धीरे धीरे उभरने की कोशिश कर रहा है, और अगर सहयोग रहा सरकार का, आम जनता का, तो कारोबार उभरने की तरफ जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो पीछे जो स्थिति गुजरी है वो तो भयावह थी, वो डूबने वाली स्थिति थी। बट यही संजोग था कि एक दूसरे को देख के हम सब कर रहे थे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे भाई भी हैं, पूरी इंडस्ट्री है, सब कुछ है। तो ये सब्र था, नहीं तो बहुत बड़ा लोड था, सैलरी, मेंटेनेंस, और कारोबार तो कई जुड़े हुए हैं ना सर हम लोगों से। ये बैंड वाले भी हैं, फूल वाले भी हैं, डीजे वाले भी हैं, सारे जुड़े हुए हैं। सब एक साथ ठप हो गए, सबका आपस में लेना देना रुक गया। ये तो सिर्फ हम उन बातों की करते हैं जो डायरेक्टली हमसे एसोसिएटेड है। डायरेक्टली एसोसिएटेड हमें दिखता है बैंड वाला, फूल वाला आदि इत्यादि। परंतु मगर एक बात करें, अगर रेस्टोरेंट सारे बंद हैं तो आप समझिए, जो फॉर एग्जांपल अगर टमाटर की गाड़ी आती है, वो टमाटो की खपत, मेन खपत यहाँ नहीं है, वो किसान से तक भी इफेक्टेड है। अच्छा, दो सवाल है मेरे आप लोगों से। एक सवाल ये है कि आपको लगता है कि जो अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें ये पैंडेमिक, लॉकडाउन या जो बिजनेस पर असर पड़ा, ये एक मुद्दा होगा, या ओवरऑल 5 साल की परफॉर्मेंस के हिसाब से लोग वोट देंगे? क्या लगता है? देखिए, पैंडेमिक में गवर्नमेंट का साथ जो हम मध्यवर्गीय उम्मीद करते थे वो हम लोगों को नहीं मिला, तो कुछ लोगों के लिए वो मुद्दा भी हो सकता है। देखिए, अगर मैं कहता हूँ जी इसमें पिसा निम्न वर्ग को, तो चलो आपने किसी को राशन दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, पर हम जैसे मध्य वर्ग की बात करें, एमएसएमई लोन की बातें सुन सकते हैं आप। सिर्फ आप लोन लेने जाएं, प्रैक्टिकलिटी में आपको कुछ लोन नहीं मिलता, कोई मदद नहीं मिलती, तो जाहिर सी बात है, दिखता तो है ही लाइफ के अंदर। क्या मुद्दा होगा विधानसभा चुनाव में? एक्चुअली लोगों को जो शुरू से देखते आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें होती आई है, लेकिन जब चुनाव का माहौल आते आते ना, लोग तकरीबन इन बातों को भूल जाते हैं। क्या याद रखते हैं? बस जो जिनसे जुड़े हुए हैं, विकास का मुद्दा, क्योंकि जो अभी कोविड वाला हुआ है पूरे राष्ट्र लेवल पे हुआ है, कोई मेरे साथ या इनके साथ नहीं हुआ है। लेकिन जब इलेक्शन की बात होगी तो पूरे प्रदेश लेवल पे होगी, तो जिनका जैसे है माइंडसेट है, इन चीज़ों, ये चीज़ें भी मायने रखेंगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग ओवरऑल देखेंगे। अब काम देखेंगे, विकास की बातें देखेंगे। गाजियाबाद में विकास हुआ है? मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, और गाजियाबाद में भी एक विलेज है बहरामपुर, अच्छा, मैं वहाँ रहता हूँ, तो वो काफ़ी पिछड़ा हुआ रहा है, अभी भी वो बहुत अग्रसर नहीं है। लेकिन वहाँ पे जैसे कोई काम है, जैसे कोई सिस्टम है, कोई विकास की बातें हैं, अगर हम गए हैं, पहले आज से 7-8 साल पहले लाइट होती नहीं थी, 24 घंटे में 4 घंटे होती थी, अब 24 घंटे में तकरीबन 22 घंटे होती है। तो ये बिजली में काफी सुधार। हाँ, बिजली में सुधार हुआ है, शिक्षा में भी जगह जगह स्कूल या जो आसपास में लोकल स्कूल हैं, इन लोगों में डेवलपमेंट हुई है इन चीज़ों में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सड़कें ऐसे खस्ता हाल सड़कें, अभी भी आप मेरे यहाँ जाएंगे ना जाने में, तो आपको लगेगा कि कहीं कहीं पे बहुत पानी है, इतना गड्ढा है। लेकिन धीरे धीरे ये नहीं है कि अभी भी काम चल रहा है, तो इन चीज़ों को लोग ध्यान में रखेंगे। और ये जो मुद्दा है, ये तो इसलिए लोग भूल जाएंगे कि ये प्रदेश लेवल पे था, देश लेवल पे था। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उनके कामों को देखेंगे, पिछले सरकार के कामों से भी तुलना करेंगे, और उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। गाजियाबाद में सड़क और सड़क पे रोशनी की व्यवस्था, मेरे को आज भी याद है, जिस समय बीजेपी की हमारी सरकार, जिस समय योगी साहब आए, योगी साहब का पहला बयान यही था कि जैसे ही हम लोग यूपी में घुसते हैं, जहाँ अंधेरा शुरू हो गया वहाँ से समझो गाजियाबाद शुरू हो गया, ये बयान था। और हम सड़कों पर रोशनी लाएंगे और बहुत चीज़ें लाएंगे। ये जीटी रोड जहाँ पर हम लोग बैठे हैं, ये जीटी रोड आपको जोड़ती है दिलशाद गार्डन मेट्रो स्टेशन पे। आप इस रोड पे जाके आज भी देखिए क्या स्थिति पे आप खड़े हैं। हिंडन एयरपोर्ट है, हिंडन एयरपोर्ट से अक्सर योगी साहब इस रोड से गुजर के एलिवेटेड जाने के लिए गुजरते हैं।
आप आज की स्थिति में आप दोबारा जाके देखिए, दोबारा गड्ढे वहीं के वहीं खड़े हैं। मेरे को आज भी समझ में नहीं आया कि या तो यहाँ के ऑफिसर उस सड़क को बनाना नहीं जानते, या उनके पास इंजीनियर नहीं है। सड़क बनती है और वो बहुत जल्दी टूट जाती है। किस वजह से टूट जाती है? अच्छा, एक ये सवाल बताइए। मैं अमूमन जब हम वोट डालने जाते हैं तो मुद्दे होते हैं, स्थानीय प्रत्याशी होते हैं, और कई बार लोग सीएम फेस भी देखते हैं। तो अगर हम मुख्यमंत्री के चेहरे की बात करें तो बसपा से मायावती हैं, सपा से अखिलेश यादव हैं, भाजपा से योगी आदित्यनाथ सिटिंग सीएम हैं, और कांग्रेस की इंचार्ज अब प्रियंका गांधी हो गई हैं। तो जब आप इन चार चेहरों को देखते हैं तो आप लोगों की क्या राय बनती है? मैं आपका प्रश्न आप दोबारा रिपीट करें। आप उसमें किस? मैंने कहा कि लोगों की वोट डालने के जो तरीके होते हैं वो अलग अलग मैट्रिक्स होती है ना। कोई बिल्कुल लोकल मुद्दे देखता है, कोई विधायकी की कैंडिडेट देखता है, कोई पार्टी देखता है कि भाई सीएम कौन है या कौन अच्छा सीएम हो सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत सारे सर्वे में सीएम की पॉपुलैरिटी या सीएम की रैंकिंग, ये सब चीज़ें भी आती है। और हमने कई चुनाव में देखा है कि सीएम फेस पे वोट गिरता है। तो जब हम यूपी की बात करते हैं तो ये चार चेहरे प्रमुख दिखते हैं। इनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? इस मामले में मेरा मानना है जी, हर व्यक्ति को सीएम फेस नहीं देखना चाहिए। लॉजिकली उसको ये देखना चाहिए कि मेरे यहाँ का लोकल व्यक्ति कौन है, जिसको अगर मेरे घर में समस्या हो तो मैं जाके उसको अप्रोच कर सकूँ। जी, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जैसे स्थानीय मुद्दे हुए हैं और जो इन सुख दुख के समय में अगर स्थानीय किसी भी दल के विधायक हैं, अगर उन्होंने साथ दिया है क्षेत्र के लोगों का, तो ध्यान इन पे रखेंगे हम। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ ललन भाई, मैं ये कहना लल्लन नहीं, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ द्विवेदी जी। हाँ सौरभ साहब। भाई चरण सिंह ने बहुत बढ़िया एक ऐसा मुद्दा रखा कि शादी के फंक्शन में सबको लाभ होता है, सबको काम मिलता है। प्रोफेसर महालनोबिस ने ये कहा, मल्टीप्लायर नाम दिया इस काम को, जो 1 करोड़ 1 लाख 1 हज़ार जो खर्चा शादी में हो रहा है वो दूसरे लोगों की इनकम भी हो रही है। और वो जो 100 रुपये या 1000 रुपये जितना भी खर्च होता है वो बढ़ते 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 कई लोगों की इनकम बैठती है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। मल्टीप्लायर एग्जिस्ट देयर, वाइटल रोल है। मैरिज इज वाइटल फंक्शन ऑफ द लाइफ। एक ऐसा महत्वपूर्ण है जो होना है ना, ठीक है, कोई डिबेट नहीं है। और उसके साथ ये कि उसमें करा हुआ खर्चा किसी एक आदमी की इनकम नहीं रह जाती। कोई सरदार जी, क्योंकि और लोगों से भी बात करनी है, ये बात तो इन्होंने कह दी, आप इसमें जोड़ना क्या चाह रहे हैं? हाँ, जोड़ना ये चाहता हूँ कि वो जो है दूसरों की भी इनकम होती है। वो बात तो उन्होंने कह दी। आगे नेक्स्ट आपका प्रश्न जो आज का विषय आप लेकर के आए हैं, उसके लिए मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, प्री डिटरमाइंड होते हैं, रात हो रही हो या दिन निकल रहा हो, मुझे तो इनको ही वोट देना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, समय के अनुसार एक्सपीरियंस से मोटिवेट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, फ्लोटिंग वोट में नाम दे रहा हूँ, फ्लोटिंग। आप कौन सा वोटर हैं? मैं सेकंड वोटर हूँ। एक्सपीरियंशियल जी। अच्छा, कैसे, जब बताइए आपकी वोटिंग जर्नी क्या रही, अपना वोटिंग पैटर्न? देखिए, एक जमाना था 1970 में, मुकुल बनर्जी साउथ दिल्ली से खड़ी हुई थी, तो हमने उनको सपोर्ट करा था। और आज जमाना है कि कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले के लिए लोग सोचते हैं पता नहीं क्या है यार। क्यों कांग्रेस का ये बुरा हाल क्यों हुआ? हाँ, ये प्रणब मुखर्जी का नाम तो आप जानते हैं जी। कोई किस चीज़ की एक्सपीरियंस में कमी थी उनको? सारे राज्य, सारे मंत्रालय उन्होंने करे और बड़े सक्सेसफुली करे। कांग्रेस की नींव को उन्होंने इतना मजबूत करके रखा, इतना समझाया। क्या वो प्रधानमंत्री के काबिल नहीं थे? ये तो कांग्रेस तय करेगी। हाँ, ये कांग्रेस का कारण ये है। कांग्रेस ये तय नहीं करती कि जो अध्यक्ष किसको बनाना है। सिर्फ वहाँ जो ट्रेडिशन चला हुआ है कि उनका जो एक परिवारवाद जो है वो कांग्रेस को लेकर डूब रहा है। वो तो जब आप कांग्रेस सपोर्ट करते तब भी परिवार ही चला रहा था। हाँ, लेकिन उस समय ये स्थिति नहीं थी। इंदिरा गांधी के टाइम में, अगर आपको नहीं है आप अपनी क्लिप्स देखिए, दूसरे लोगों से पूछिए कि इंदिरा गांधी वो शख्सियत थी जिसने 7 फ्लीट ऑफ अमेरिका 11 फरवरी 80 को जो यहाँ इंडिया को टारगेट कर रहा था, उसने अडिग होकर के कहा कि या तो वापस चला जाए नहीं तो अभी मारती हूँ। आप थोड़ा सा यहाँ पे सर नहीं,
अरे मैं आऊँगा आऊँगा आऊँगा। अरे आप भी को सुनने आए, पर फैक्ट अगर कुछ गड़बड़ है तो ठीक करना होगा ना। आपने 80 कहा, थोड़ा सा वो कन्फ्यूजन है। आप 71 के वॉर की बात कर रहे हैं, वो अमेरिका की बात कर रहे हैं। वो बेड़ा 71 के युद्ध के दौरान रवाना किया था अमेरिका ने भारत पर प्रेशर बनाने के लिए। 1980 स्काई लैब गिरने वाला था। अच्छा। और जो आप 71 की बात कर रहे हैं, शायद आपकी वो बात सही है। स्काई लैब मैं उसको कलेक्ट बैग पार्डन सभी से क्षमा चाहता हूँ कि 1971 की बात थी। 7 प्लेट मैं उसको 1980 में ले गया। 1900 हाँ बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। और 1980 में जो ट्रेजिडी थी 11 फरवरी को, स्काई लैब थी। तो आप ये कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस वैसी नहीं थी? हाँ, इंदिरा गांधी के। अच्छा, ये बताइए फिर मुख्यमंत्री कौन आपके हिसाब से सबसे दुरुस्त रहेगा यूपी के लिए? मैं अगर आपसे ये अभी आप पूछ रहे थे कि आप वर्तमान की स्थिति से, मैंने आपको एक शब्द कहा था कि गाजियाबाद का कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ आपके इस बयान से। मेरी तरफ से मैं आपके इस बयान से सहमत नहीं हूँ कि गाजियाबाद का कोई मुद्दा नहीं है। हर जगह का, हर गांव का, हर शहर का मुद्दा होता है। आपके बगल में बैठे उन्होंने, आपने रोक लिया, पूरा सेंटेंस होने नहीं दिया ना मेरा। गाजियाबाद का कोई मुद्दा नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश। अगर आप जाएंगे उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, आप तो जाते हैं, सभी जगह जाते हैं आप। ऐसे में गाजियाबाद के लोग क्या कर रहे हैं? तो चमकी हुई जगह है यार, यहाँ पानी सड़क टूटी हुई है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, जिसे हम बोलते हैं दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है, फिर बोलते हैं चमकी जगह। बताइए, आप कह रहे हैं चमकी जगह, वो कह रहे हैं प्रदूषित शहर है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रदूषित शहर है। एक मुद्दा नहीं है। ये गलत बात है। आप सुनो, पूरी लाइन सुनो, लाइन छोड़ने के बाद प्रश्न करो, तब तो आनंद आएगा। गाजियाबाद विश्व का सबसे प्रसिद्ध पॉपुलेटेड क्या कहते हैं उसको यार, अपना ये बहुत प्रदूषित, कोई शक नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि प्रदूषित ना रहे तो आपको यहाँ से उखड़ना होगा। डिसेंट्रलाइजेशन चाहिए भाई। इंडस्ट्री से आपकी पॉपुलेशन, आप खरतार जी, आप कहीं पे अगर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वहाँ पोल्यूशन होगा, ये तर्क तो दुरुस्त नहीं है। जबकि हैरानगी की बात है कि गाजियाबाद की इंडस्ट्रीज कभी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से कभी भी सक्षम नहीं रही है। साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया पूरी तरह से बंद हो चुका है। यहाँ पे C2 का प्रभाव रहा, जिसकी वजह से यहाँ हमेशा हड़तालें रहीं। साइट 4 इंडस्ट्रियल एरिया 60% यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है वो रैप अप करके वापस जा चुकी है। अच्छा देखिए, जो ओरिजिनल बात चल रही थी वो थी कि आपका वोटिंग पैटर्न कैसे चेंज हुआ। तो पहले आप कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे, आप किसको सपोर्ट करते हैं? अब मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता क्या हूँ। पसंद है आपको बीजेपी में? बीजेपी में मुझे एक ये पसंद है कि जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। जैसे धारा 370, भले ही ये केंद्र का मामला है लेकिन अफेक्टेड मैं भी हूँ उससे। धारा 370 है। और आप जैसे बिजली, अभी आपने कहा, नहीं, पहले धारा 370 पे बात कर। अरे आप सवाल तो मेरा सुनिए। मैंने तो उत्तर दे दिया आपको। नहीं, मैं अब आपका प्रश्न है तो आप पूछिए आगे। तो पूछने तो दीजिए। बोलिए। आप अध्यापक भी हो सकते थे, डांटते बहुत अच्छा है आप। मैं ये समझ रहा, देखिए हम लोगों की जो मंशा है इस चुनाव में लोगों के बीच जाने की, वो ये कि वोटर कैसे सोचता है ना, वोटर का लॉजिक कैसे बिल्ड होता है, हम ये जानने निकले हैं। तो जैसे आपने कहा 370 केंद्र का मसला है, बीजेपी की कोर प्रॉमिस थी, बीजेपी ने उस पर काम किया। आपने कहा उससे अमल प्राप्त हुए, तो ये 370 कैसे लोगों से जुड़ता है आपके हिसाब से, कैसे? यहाँ एक मेवाड़ इंस्टीट्यूट है। हाँ। आप जानते हैं, गादिया जी को जानते हैं? हाँ। अशोक गादिया। हाँ। अशोक गादिया और प्रोफेसर अलका अग्रवाल जो डायरेक्टर हैं वहाँ की, उन्होंने बहुत मेहनत की है उस इंस्टीट्यूट को चलाने में। और वहाँ कश्मीर के स्टूडेंट आते हैं और कश्मीर के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए, जो हो सकता है मेरा अमाउंट वो गलत निकल जाए मुझसे या जानकारी में ना हो, 1 लाख, जो मैंने सुना है 1 लाख सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी अपने आज से राव साहब के टाइम में। तो जो वो बच्चे वहाँ से विस्थापित होकर के अपना घर छोड़ करके यहाँ आकर के पढ़ते थे, सरकार उसका कंट्रीब्यूट करती थी उसको, समझ रहे हैं? वो बच्चे जो अपना घर छोड़ के आए हैं, अपना प्रदेश छोड़ के आए हैं, एक बहुत जगह दूर आकर के सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो 370 हटने के बाद वहाँ अपने आप को, आज अगर कश्मीर में आप जाएंगे तो कश्मीर का आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है।
तो एजुकेशन में वो बच्चे मेरठ में भी थे। कश्मीर के स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो माँ बाप ने जिंदगी लगा दी सिर्फ इसी बात के लिए कि जाओ जाकर बेटा वहाँ पढ़ ले। क्योंकि कश्मीर में वैसा पढ़ाई के संस्थान नहीं था 370 हटने के इसलिए वो बाद। आपके लिए जी 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 जी। और क्या मुद्दे हैं किस चीज़ पे? यहाँ बताया बीजेपी को मैं पसंद करता हाँ बीजेपी। एक जैसे मेरा नाम आप कह रहे हैं करतार सिंह, आप डिनोट कर रहे होंगे, आप समझ भी होंगे मैं हिंदू हूँ। और हिंदुओं का बहुत बड़ा राम मंदिर जो मुद्दा था, राम मंदिर का निर्माण या राम मंदिर का काम बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, उन्होंने पूरा किया। एक जो मुझे दूसरे धर्मों के बारे में या किसी के मैं नहीं करूँगा, लेकिन एक ह्यूमन काइंड के लिए, मानवतावादी विचारधारा के लिए बहुत काम बीजेपी ने किए हैं। जैसे आप पता नहीं, मुझे क्षमा करें क्योंकि मैं उसका ज्ञाता नहीं हूँ अपना इस्लाम धर्म का, जो आज 3 तलाक के मुद्दे को, इन ह्यूमैनिटी को ख़त्म किया बीजेपी ने। एक औरत अपनी ज़िंदगी लगाई है, आज उसके 4 बच्चे 5 बच्चे, 3 बार आपने तलाक कह दिया। इंस्टेंट ट्रिपल इंस्टेंट ट्रिपल, ठीक है जी। वो आप क्वालिफाई कर लिए, मैं तो साधारण सी बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो आज क्या उसको मतलब उसके कंसिक्वेंस अलग हैं, उनके प्रश्न बहुत हैं उसमें, वो सब ठीक है। लेकिन एक बार तो बात है कि कम से कम उस चीज़ को कंसीडर किया गया। आज हम इस बात को कहते हैं कि आप कमाइए और खाइए, जियो और जीनो दो का सिद्धांत बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजन कश्यप है। राजन कश्यप। क्या करते हैं आप? मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और समाज सेवी भी हूँ। समाज सेवी भी हैं और कंस्ट्रक्शन काम है। राजन कश्यप। मेरी ज़्यादा राजनीतिक पत्रकारिता की उम्र तो नहीं है, लेकिन जैसे ये दो कॉम्बिनेशन सामने आते हैं ना कि मैं समाज सेवी हूँ और ठेकेदार हूँ कंस्ट्रक्शन, तो मुझे लगता है कि तीसरा चीज़ जो नहीं बोलता आदमी वो है कि और मैं राजनीति भी करता हूँ। मैंने अभी तक नहीं बोला ये बात। नहीं, मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है। यस, आप कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, तो आप पॉलिटिक्स में हैं? अभी तो पॉलिटिक्स आज की डेट में कौन नहीं करता। हर व्यक्ति चाहे आप रोड पे चले जाएं वो भी पॉलिटिक्स के बारे में जानता है, कह दी गुरु आपने। ठीक है ना। वो भी पॉलिटिक्स के बारे में जानता है और वो समझता है सारी चीज़ों को। हाँ। तो ये कह दें कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करता या मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ तो ये तो जायज़ नहीं है। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। समाजवादी पार्टी। जी। क्या अच्छा लगता है आपको समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के किए गए काम आज तक लोग याद करते हैं। अभी हम जिस जगह पे बैठे हैं इसके नज़दीक ही आप देख लो, चाहे बीजेपी के लोग कितना ही बुरा कहें कि समाजवादी ऐसी थी वैसी थी, लेकिन कोई ऐसा भी भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता या कांग्रेस का नेता या किसी भी पार्टी का नेता इस एलिवेटेड रोड से ना गुजरा हो, ऐसा हो नहीं सकता। हर व्यक्ति जब इस एलिवेटेड से गुजरता है तो अखिलेश यादव को ज़रूर याद करता है कि कुछ भी रहा लेकिन माननीय अखिलेश यादव ने जो ये बनाया, ये हमारे लिए सिर्फ जो दिल्ली किस पार्टी को सपोर्ट करता है, मैं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। लेकिन बावजूद इसके जब लैपटॉप वितरण की बात थी तो यहाँ एक बहुत बड़े नेता है नरेंद्र कश्यप, जो सांसद भी रह चुके हैं बसपा के और राष्ट्रीय महासचिव भी, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के उनकी बिटिया तक को लैपटॉप उनको मिला था। इस चीज़ का मैं प्रमाण हूँ, ठीक। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब राजनीतिक कार्यकर्ता इतनी आत्मीयता के साथ अपनी सरकार की, हमारी सरकार ने दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंग। नहीं मैं डिकोड, अरे सुन तो लीजिए एक सेकंड। जी जी हम टीवी वाले नहीं हैं, जी जी हम डिबेट करने नहीं आए हैं, ना अपनी बात मनवाने, हम तो आपकी बात समझने आए हैं। तो मैं बस आपकी बात को डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, ये बताइए राजन कश्यप जी कि जैसे आपने बताया कि सपा ने बहुत विकास कार्य करवाए, इसके बावजूद 2017 का जो विधानसभा चुनाव है और 2019 का लोकसभा चुनाव, उसमें समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों रही? आपको क्या लगता है एक सपोर्टर के तौर पे रीजन क्या रहा? आपने कहा ना कि चर्चा करता है राजनीतिक आदमी, सोचता है, तो आप सोच के किस नतीजे पर पहुंचे? मैं सोच के इस नतीजे पे पहुंचा कि लोगों को एक टाइम ये आता है कि बीजेपी जो है वो ऐसी पार्टी है जो लोगों में भ्रम फैलाती है, उन्हें विकास से कोई मतलब नहीं है। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ गाजियाबाद एक बहुत अच्छा एरिया है। अभी मैं 2 दिन, अभी 3 दिन, सिर्फ 3 दिन बारिश हुई है और आप नए बस अड्डे का हाल देखो कि यहाँ तक पानी था, ठीक। और एक कोई भी स्कूल, कॉलेज या कोई ऐसा विकास का कार्य अगर गाजियाबाद में हुआ हो तो ये लोग मुझे नाम बता दें। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से,
हाँ हम आपके सवाल पे ही आ रहा हूँ। ये बड़ी समस्या है, सब रिस्पोंडेंट्स को खींच के सवाल पे वापस लाना पड़ता नहीं है। नहीं मैं आ रहा हूँ 17 और बात 19 ये क्यों है? हाँ 17 और 19 इसलिए क्योंकि लोगों में ये भ्रांति फैलाई गई कि आपको विकास की जरूरत नहीं है। सुकरात ने बहुत पहले कहा था कि यदि इस पूरे संसार को कोई चीज नष्ट करेगी तो वो धर्म करेगी। धर्म सुकरात ने कहा था। हाँ धर्म सबसे बड़ा कहाँ पढ़ा जहर आपने है। कि धर्म सबसे बड़ा जहर है सुकरात ने? हाँ ये आप देख लेना, कोड नहीं, कर मुझे लेना। नहीं पता है, मैं तो मैंने पूछ भी रहा हूँ। हाँ मैंने भी पढ़ा है कहाँ पढ़ा? कि बुक में ही पढ़ा है कि भाई धर्म। सुकरात में किताब हाँ पढ़ी आपने? व्हाट्सएप पे तो तो नहीं आया था? नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ ही नहीं। ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलाते हैं और जो व्हाट्सएप पे आ गया उसी को बस जायज मान लेते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है सही और गलत क्या है। सफाई व्हाट्सएप यूज नहीं करते हैं? नहीं व्हाट्सएप करते हैं लेकिन एक लिमिट में। हमने कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोली हुई है, समाजवादी पार्टी की कोई यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है कि आप सेल नहीं है सफाई की। आईटी सेल में वो काम नहीं होता जो बीजेपी वालों के यहाँ नहीं, होता मैं है। पूछ रहा हूँ। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ नहीं होता। और आपकी बात जो थी कि 2017 और 12 में यही कारण थे, 19 हाँ यही कारण थे कि लोगों ने सोचा नहीं हमें विकास नहीं चाहिए, बस हम एक रास्ता जो लोगों को बीजेपी तो विकास नहीं चाहिए। हाँ उस टाइम सोचा। अच्छा कश्यप साहब एक बात बताइए, मैंने ये कई नेताओं को देखा है अलग अलग पार्टियों की कि जब वो जीतते हैं कहते हैं साहब जनता का आदेश है, जनता ने हमें चुना, उनको जनता सबसे ज्यादा समझदार लगती है। और जब वो हारते हैं तो कहते हैं नहीं जी जनता गड़बड़ है। मैंने आप कह रहे हैं लोग भ्रम हो गए, लोग गड़बड़ हाँ भ्रमित हुए हाँ। ठीक, लेकिन हमने या हमारी पार्टी ने हमारे नेता ने कभी जनता पे सवाल नहीं उठाया। उनका जनादेश था, होगी लेकिन जनता हाँ तो उनका जनादेश था वो हमने स्वीकार किया। लेकिन आने वाले टाइम में अब लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना विकास किया है। अच्छा, इन्होंने इसकी सिर्फ बात अपना बताइए। विकास किया है, जितने इनके बीजेपी के कार्यालय हैं सब हाईटेक हो गए। हाँ। ठीक, नेता हाईटेक हो गए। आज की डेट में आप मुझे ये बता ये दीजिए तो कि एक बात है, भाजपा वाले भी सपा के लिए यही आरोप हाँ जी, दोहराते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे अभी हमारी अखिलेश यादव जी से भी सब पार्टी के नेताओं से मुलाकात होती है लखनऊ में, तो जैसे अखिलेश जी ने 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 2019 में बसपा के साथ। आप समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, इन दोनों गठबंधनों के बारे में आपका क्या सोचना है? और अगर आपको अखिलेश यादव को एक सुझाव देना हो तो आप क्या सुझाव दोगे गठबंधन पे? देखिए गठबंधन पे तो हमारे दोनों ही जो क्या नाम गठबंधन के जो कहते हैं भागीदार दल, नहीं साझेदार भागीदार नहीं तजुर्बे तजुर्बे बहुत कड़वे रहे। कड़वे रहे। हाँ इन बड़ी पार्टियों का क्या है कि ये मांगती जाता है हाँ। और इन्हें मिलता कम है। मतलब थोड़ा इसको खोल के बताइए। खोल के ये बता रहा हूँ कि कांग्रेस हो या बसपा हो, ये सीटों में बंटवारा तो बहुत ज़्यादा मांगती हैं लेकिन इन्हें जनता देती बहुत कम है। और तो बसपा उससे सबसे ज्यादा सीटें जीती, नहीं डबल। वो इसलिए जीती ना क्योंकि जो हमारा वोट था वो उनकी पार्टी को ट्रांसफर हुआ, लेकिन उनका जो वोटर था वो हमें ट्रांसफर नहीं हुआ। मायावती तो इसका उल्टा बोलती है। नहीं मायावती जी कुछ भी बोल सकती हैं, उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, ये इसमें तो तो मैं भी राजनीतिक रूप नहीं। से और गड़बड़ ये हो गया मेरा व्यक्तिगत बयान है ना। और बात रही आने वाले समय की, तो जैसा कि श्री अखिलेश यादव जी जिन्हें मैं सपोर्ट करता हूँ वो कह भी चुके हैं कि जो छोटे छोटे दल हैं उन्हें हम लेके आगे बढ़ेंगे चुनाव में, क्योंकि बड़े पार्टियों से हमारा जो तजुर्बा है वो सही नहीं रहा। तो इसलिए आने वाले समय में जितनी छोटी पार्टियां हैं सभी बड़े दलों दलों को से गठबंधन के हिमायती नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल भी बड़े दलों के गठबंधन का हिमायती इसलिए नहीं हूँ कि वो ज़रूरत से ज़्यादा मांगते हैं कि हमें इतनी सीट चाहिए गठबंधन में। पता चलता है उसमें हम ही नुकसान में चले जाते हैं। छोटे दलों को हम एक जगह रोक सकते हैं, एक जगह सेटल कर सकते हैं कि आपका इतना है, आप उतने में खुश रहो उन पे और दबाव हमारे बना साथ रहें। नहीं दबाव तो नहीं, ये तो गठबंधन की राजनीति होती है, दबाव किसी पर नहीं होता इसमें। आप गुरु बहुत आगे जाओगे। हैं? ये तो जी जी क्या नाम है आपका? मैं जिले खान सलमानी। जिले खान सलमानी। क्या करते हैं सलमानी साहब आप? मैं हमदर्द में फोरमैन हूँ। हमदर्द में क्या बनता है? हमदर्द में ये दवाइयाँ बनती हैं, रूह अफ़ज़ा, बादाम, साफ़ी, सिंकारा, आप स्वाले। कब्जा बनाते हो? जी। आप बहुत बढ़िया आदमी हो। जिले खान हो जाओ तरोताजा। हो जाओ तरोताजा। हैं? और ये मेरे फ्रेंड है, मैं इन्हीं के साथ आया हुआ हूँ। ये आपके फ्रेंड हैं। पहले आप थोड़ा रुआवजा के बारे में बताओ, पॉलिटिक्स तो होती नहीं। ये रूह अफ़ज़ा एक ऐसा अच्छा शरबत, एक बात बताओ, आप लोग तो कितना भी पी सकते हो रुआवजा? देखो जहाँ पे रहते हैं लोग नहीं पी पाते हैं। नहीं पी पाते। नहीं। पर वो पूरी फैक्ट्री में खुशबू तो आती हाँ होगी। खुशबू तो सर दूर दूर तक जाती है। हाँ जिधर की हवा होती है खुशबू, पीले क्वार्टर हमारे पास में अगर हवा उधर के तो वहाँ के लोगों घरों तक खुशबू जाती है उसकी। घरों तक जाती है। पर कुछ ऐसा तो होता होगा हर एम्प्लॉय को कि जैसे घर ले जाने के लिए एक दो बोतल? नहीं 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 नहीं, सस्ती तो मिलती है। एक बोतल मिलती है साल में। बस हाँ पीने के लिए। साल की एक?
बाकी अंदर अंदर पी सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, ना ही मालिकों को कोई रोक टोक है, पी सकते हैं लेकिन ले नहीं जा सकते। अच्छा, अंदर तो अंदर ऐसे रोज हाँ, बनता है वो, जब हाँ, पानी मिला के बर्फ जी जी। रोज बनता है। नहीं बनता तो अलग है, लेकिन बर्फ मिला के पी सकते हैं अपने, ले जाके अपने डिपार्टमेंट में अलग से, हाँ ऐसे पी सकते हैं। कितनी बोतल बनती है रोज? तकरीबन यहाँ और मानेसर में मिला के हमारी एक लगभग यहाँ पे एक वहाँ, 3.25 लाख पर डे बोतल बनती है सीजन 3.25 लाख पर डे। सिर्फ रूह अफ़ज़ा की। इसमें मैं साफी और दूसरे ब्रांड नहीं जोड़ रहा हूँ। हाँ साफ़ी जो अब यहाँ पे चलती है गाजियाबाद में, साफ़ी और बादाम का तेल है। जैसे बादाम का तेल सबसे ज़्यादा हमारा ही बिकता है, हमदर्द का ही, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड तक जाता है। तो आप ये रोगन जो बादाम से क्या काम करते हैं फोरमैन में, क्या क्या काम होता ये मैं मैकेनिकल जितनी भी मशीनें होती हैं सब मैं वो देखता हूँ। है? रूह अफ़ज़ा बनाने वाली मशीन। रोबजन नहीं, कोई भी मेडिसिन मशीन हो अच्छा, सब देखता हूँ। तो क्या पढ़ाई की आपने इसके लिए? मैं ITI हूँ। ITI। हाँ, कितने साल से काम कर रहे हैं आप? मैं तकरीबन 20 साल हो गए। 20 साल। तो घर में कौन कौन है आपके बच्चे? मैं दो बिटियाँ हैं, एक बेटा है। 2 बेटियां एक बेटा। पढ़ने जाते हैं? हाँ, कहाँ पढ़ते हैं? वो MD पब्लिक स्कूल सिहानी में ही है, सिहानी गांव है मेरठ रोड के पास, वहीं पे पढ़ते हैं। अच्छा, आप गांव भी वही है आप? हाँ मेरा घर भी वहीं है, कंपनी से 1.5 किलोमीटर दूर है। कंपनी से अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे अभी मैं करतार जी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि सरकार ने बहुत चिंता की, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को हटा दिया। आप इस पर क्या सोचते हैं जिले साहब? नहीं सही है, इसमें कोई गलत नहीं किया, सही किया, लेकिन सरकार को अपनी तरफ भी देखना चाहिए थोड़ा सा। अपनी भी तो फैमिली है सरकार की, अपनी फैमिली को भी साथ रखना चाहिए। दूसरों की फैमिली को तो आप देख रहे हो, अपनी फैमिली को तो देखना चाहिए। सरकार तो ये कहती है ना, सब फैमिली हमारी है, अपनी चाहे सरकार जी की फैमिली हो चाहे अपनी जिले की अपनी अपनी फैमिली तो नहीं रख रही सरकार अपने साथ। और एक आपने बताया कि बच्चे जाते हैं MD पब्लिक स्कूल में। ये मैं कई जो ललन टॉक दोस्त हैं जिनसे मिलता हूँ, चुनाव पूछता हूँ कि बच्चों को अब सब लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी में नहीं। क्या वजह है इसकी? पढ़ाई नहीं होती है सरकारी स्कूलों में सही से, ये वजह है मेन। आपके ज़माने में होती थी? नहीं, हमारे ज़माने में भी नहीं। टीचर लेडीज होती हैं तो सूटर बुनती होती हैं, कोई अपने जूतों पर पॉलिश करवाने को भेज देता। मैं खुद हूँ उस टाइम का गवाह, मैं खुद पॉलिश करवा के लाता था अपने प्रिंसिपल साहब के जूतों पर। बच्चों से जूते हाँ। पॉलिश के लिए भेजते थे। खूब होता है था, आज भी होता है। तो आपकी 5 साल सरकार रही, आपने क्या किया प्राइमरी एजुकेशन के लिए? नहीं, जो हमारी सरकार में काम हुआ है, यदि हमारे सरकार का तजुर्बा है, आप मुझे एक आदमी दिखा आपके दोगे? बगल में बैठे, मैं तो पूछ रहा हूँ कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई, जितनी हमारी सरकार में जितनी सुविधा हो सकती थी वो हमने कराई। अरे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पॉइंटेड सवाल है। नहीं, पॉइंटेड उन्होंने या तो अपने ये कहते अपने हैं कि 5 साल बढ़िया रहा था, हाँ। अब लेकिन नहीं वैसा नहीं। ये इनका मैं ये व्यक्ति- कह रहा हूँ, सुनिए कशिया साहब, और अभी मैं उनसे भी पूछूंगा और जो आगे नेता मिलेंगे उनसे भी, कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई को लेकर किसी की भी सरकार रहे तो गरीब आदमी, आम आदमी वो बिल्कुल नाखुश है। ये सुधर क्यों नहीं पा रहा चक्कर? हाँ, क्या लगता है आपको, कैसे व्यवस्था सुधरेगी? देखो, जब तक अच्छे नेता नहीं आएंगे जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी। हर कोई अपनी, अब जैसे कि भी इन्होंने कहा, जितने भी कार्यालय BJP के बने सब 5 स्टार होटल की तरह बने हैं। कोई सा भी कार्यालय उठा लो, कोई सा भी, वो पैसा कहाँ से आए? उस पैसे को अगर जनता पे या फिर बच्चों के स्कूलों पे लगाया जाए तो क्या दिक्कत है? बीजेपी वाले तो ये कहते हैं ना कि भाई ये तो हमारे कार्यकर्ताओं का पैसा, सरकार के पैसे से थोड़ी कार्यालय बनाए, बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं बनाए कार्यालय, हमने बना लिया। उनका किधर से इधर की बजाय इधर से ले लो, पैसा तो कहीं से भी आ जाता है, वो कार्यकर्ताओं से लो या कहीं कहीं से भी लो। तो आप ये कह रहे हो कि सब नेता ठीक हो जाएंगे तब एजुकेशन सिस्टम सुधरेगा, पूरा देश सुधर जाएगा। देश सुधर जाएगा। ये तो महत्वपूर्ण बात है। क्या नाम है आपका? विजेंद्र कश्यप। विजेंद्र कश्यप जी, आप वो मेरे ठेकेदार मित्र हो, पहले ये बताओ ठेका मिलता कैसे गुरु, रेट क्या चल रहा है? मेट्रो का रेट चल रहा है 15 रुपये बाइक का 6 घंटे का। 15 रुपये बाइक का 6 घंटे का। हाँ, तो एक जैसे मान लीजिए ये यहाँ दिलशाद गार्डन मेट्रो से, आपका कहाँ का ठेका है? मेरा मयूर विहार का है, मयूर विहार का ठेका, फेज 1 फेज 2। फेज 1 और फेज 2। तो हम वहाँ जाएं, अपनी मोटरसाइकिल खड़ी करें तो आपका नाम लेते हैं? नाम लेने से क्या होगा, पैसा तो लगाएगा फिर भी। पैसा, फिर तो पैसा कैसे बचेगा? वहीं आपसे दोस्ती हो गई तो। नहीं, पैसा नहीं छुटेगा। मेट्रो में तो मेट्रो की पर्ची कटती है, पैसा देना पड़ता है। नहीं, पार्किंग का पैसा तो बताओ। पार्किंग का तो कह रहा हूँ, मेट्रो का ही पार्किंग है ना, वो मेट्रो पार्किंग मेट्रो की पार्किंग है, उसमें कोई पैसा नहीं बचता किसी का भाई। ये आप ठीक करते हो, कैसे मिलती है पार्किंग, क्या तरीका होता है? पार्किंग का टेंडर निकलता है और फिर डालते हैं, जिसका ज़्यादा पैसा होता है उसका निकलता है। कुछ ऊपर नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मेट्रो में तो टेंडर पड़ता है, सबके सामने पड़ता है, ईमानदारी से ईमानदारी पड़ता है। हाँ हाँ।
ईमानदारी ज़्यादातर मेट्रो में ईमानदारी काम है। गाजियाबाद जैसे ये है ऑथोरिटी ये है, इनमें तो निगम में इनमें तो खूब धांधली चल रही है। धांधली चल रही है, लेकिन कितनी पार्किंग तो फ्री चल रही है गाजियाबाद में, कितनी पार्किंग फ्री चल रही है फ्री चल रही है। फ्री। तो आपने यहाँ के लिए ट्राई नहीं किया पार्किंग? नहीं मैंने नहीं किया। मेट्रो का काम ठीक है। हाँ मेट्रो कुछ झगड़े तो नहीं होते वहाँ पार्किंग वाले? नहीं, झगड़े मेट्रो में नहीं होते क्योंकि बंद पार्किंग होती है, एक गेट होता है निकलने बढ़ने का। ज़्यादातर देखोगे मेट्रो बाउंड्री पार्किंग है। वाले नहीं आते होंगे, जानता नहीं मैं कौन हूँ, उस टाइप के लोग नहीं आते होंगे। जैसे यहाँ की पार्किंग में तो तमाम स्टाफ वाले आ जाते होंगे। नहीं वहाँ आते तो वहाँ पर भी हैं। अच्छा, क्या बताते हैं? बस जैसे गांव चिल्ला गांव पड़ता कि मैं गांव हो भैया तू थोड़ा कम कर दे, इतना होता है बस। अच्छा, गांव का कंसेशन हाँ होता है। हाँ। ये तो बढ़िया है। जैसे करकटू में गांव है वहाँ पर कंसेशन लेते हो पूरा, करना भी पड़ेगा। कहीं बगल में गांव क्योंकि है। रात को अकेला सो रहा पार्किंग वाले 2-4 गांव के आगे लूट कूट के चले गए, उसे क्या करेगा। हाँ, कुटाई से बचने के लिए कंसेशन जरूरी है। हाँ अच्छा, ये बताइए कैसे साहब, रहने वाले आप यहीं गाजियाबाद? हाँ, दादरी विधानसभा गाँव में। दादरी विधानसभा के। दादरी तो मेरे ख्याल से ग्रेटर नोएडा में हाँ ग्रेटर नोएडा में बगल का जिला हो गया। बगल का। कुछ काम वाम हुआ है? काम तो बीजेपी वाले ने काम ही नहीं किया। अगर ये अखिलेश यादव 17 में हारा तो क्या हारा कि मुसलमान और यादव को बहुत बढ़ावा दिया उसने, इसलिए हारा हो। क्या मुसलमान और यादव का? बहुत बढ़ावा दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश यादव ने मुसलमान यादव को बढ़ावा दिया हाँ इसलिए? इसलिए हार गया। और बीजेपी के ने की जो 17 में सरकार बनी वो केशव प्रसाद मौर्य के नाम पे बन गई, ना कि योगी बाबा के नाम पे बनी। योगी बाबा को तो अब की 22 में अपनी औकात नजर आ जाएगी। अच्छा, योगी जी के नाम पे वोट नहीं मिली थी, पब्लिक ने दी थी। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पे वोट दी, जो उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे। वो आपको पसंद है? वो पसंद है। क्या बढ़िया लगता है उनमें? वो ओबीसी को लेकर साथ चलते हैं और सबकी सुनते हैं। आज भी उनको कोई भी फ़ोन करे कुछ करे तो बुलाते हैं, बात भी करते हैं। वो बात करते हैं। और कौन सी पार्टी ओबीसी की चिंता कर रही है? बीजेपी? आज तो सभी कर रही है, ज़्यादातर माननीय अखिलेश यादव कर रहा है। अच्छा, लेकिन अभी तो आपने कहा कि वो उनके ऊपर ये ठप्पा लगा था कि वो सिर्फ यादव और मुस्लिमों की सुनते। जो हारे थे वो, अच्छा, उन्होंने मुसलमानों को यादव को बहुत बढ़ावा दिया था उस टाइम हारे थे। तो अब उस छवि को कुछ उन्होंने सुधारा है? सुधारा है उन्होंने। हाँ, और 22 में लग रहा है कि साइकिल आएगी पक्की। 22 में साइकिल आएगी। बढ़िया। अगर मान लीजिए जैसे आपने कहा हमें केशव प्रसाद मौर्य पसंद है और मान लीजिए बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर देती, फिर तो धर्म संकट हो जाएगा आपके सामने। तो अभी कैसे, अभी तो उन लोग जो हटा रहे हैं तैयार तो होता है, हटे कहाँ था। और अगर हटा देते तो फिर आप बीजेपी में बने रहते। तो बन रहे थे हम बीजेपी में। अच्छा, तो आपको या तो केशव प्रसाद मौर्य चाहिए या अखिलेश यादव चाहिए? हाँ अखिलेश यादव चाहिए। और यही दोनों आ गए सामने, तब किसको चुनोगे? मान लो एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, एक तरफ अखिलेश यादव, तब किसको वोट दोगे? तो अभी तो हम साइकिल को वोट देंगे। तब साइकिल दो। हाँ। तो अभी तो आप बोले मौर्य जी आपके नेता हैं। 22-17 में थे, मान लिया ना हमने, या उसको नेता मान के 17 में वोट दे दीजिए। अच्छा, हमारे नहीं, हमने पूरे समाज ने दे दी केशव प्रसाद को। समाज की बात है, पूरा कश्यप समाज। पूरे कश्यप समाज ने वोट दी बीजेपी को। हाँ, अभी कश्यप समाज साथ नहीं है आपके हिसाब से? अब साथ नहीं है। अच्छा, तो सपा ने ऐसा क्या प्रॉमिस किया आप लोगों को कि आप उनके साथ आ गए? एक तो आसपास एक सपा के नेता बैठे तो हैं। नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। एक तो मुलायम सिंह यादव जी ने हमारी बहन फूलन देवी को रिहा करने का काम किया था, समाज का बहुत बड़ा काम किया था वो। तो वो तो 2017 के चुनाव में भी वो फैक्ट था। फैक्ट तो था, लेकिन समाज ने तो इसको बीजेपी को इसलिए वोट दे दिया कि भाई बदलाव चाहे सबने, कि बदलाव हो जाए, बदलाव चाहे कि अच्छा काम करेगी बीजेपी। सब मोदी, ज़्यादातर मोदी जी के नाम पे ज़्यादातर वोट गई है। तो मोदी जी तो फिर वोट मांगने आएंगे। मोदी जी तो अभी आएंगे, लेकिन अब समझ तो गए लोग। अब क्या समझ गए? मोदी जी के बारे में समझ कि अभी क्या है मोदी जी के बारे में। अभी देखो उन्होंने कोरोना में आज भी बीजेपी कहीं भी प्रोग्राम हो, कहीं भी वहाँ पर हज़ारों से कम भीड़ नहीं होती। और वो कोई प्रोग्राम करे, कोई शादी भी करे तो भी वो केस लगा रहे हैं। शादियों में कितने केस लगे देख लो, गौतम बुद्ध नगर गाजियाबाद में कितने केस लगे पड़े हैं आदमियों पर। तो ये एक मसला है। तो ये कश्यप समाज का प्रभाव कहाँ कहाँ तक है, जरा बताइए। कश्यप समाज तो उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में 16% है। पूरे भारत में 16%। और यहाँ वेस्टर्न यूपी में? वेस्टर्न यूपी में तो लगा लो गाजियाबाद से लेके, और कोई विधानसभा हमारी ऐसी नहीं है मुजफ्फरनगर तक पश्चिम में जिसमें 30 या 35 या 40%, 40,000 कश्यप ना हो, कोई भी विधानसभा ले लो। तो ये समाज यहाँ कश्यप बिन समाज शुरू होता है और वहाँ पे वो पश्चिम वही निषाद समाज हो जाता है। निषाद कश्यप, मल्ला, तुराई, महार, कहारी, सब कश्यपों में तो आते। 17 जातियाँ हमारी। 17 जातियाँ हैं। 17 उपजाति हैं। तो आप बोले कि हम आपका सपास लगाओ क्योंकि फूलन देवी को उन्होंने रिहा करवाया। फूलन देवी को रिहा कराया था।
और उन्होंने सबसे पहले कश्यप समाज का 80 में जो करा था, सेपरेटेड बने थे, शायद 2007 में बने थे, शायद क्या बने थे? 7 में सरकार आई थी सपा की, मायावती की साथ में तो बसपा की थी, तो उन्होंने 6 में जो ना SC हमें घोषणा कराई थी कश्यप समाज को, हाँ, पर वो मुलायम तो सिंह यादव पाया ने नहीं। नहीं कर दिया था, सेपरेटेड बनने लगे थे जब बहन वाले मायावती जी की सरकार आई, उन्होंने फिर वापसी कराया उसको, नहीं तो उस टाइम सेपरेटेड बने थे कश्यप हो गए। नहीं, वो सर्टिफिकेट तो लेकिन लीगली बाउंड नहीं है ना, क्योंकि वो तो अभी ये हुआ है ना कि राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वो उनसे, लेकिन ओबीसी से SC में शामिल करने की तो लीगल स्क्रूटनी भी होगी ना, तो वो कोर्ट में नहीं टिका मामला जिस तरीके से बनाया गया था। हाँ ये है, कोर्ट ने नहीं माना था वो, क्योंकि केंद्र में सरकार नहीं थी, पर अब तो बीजेपी की केंद्र में भी और वहाँ की सरकार है, इन्होंने पिछली बार भी जो 17 में इन्होंने कहा कि हम कश्यप को जो आरक्षण देंगे और वोट ले ली कश्यपों से। आरक्षण तो है, आप कह रहे हो कि ओबीसी से SC में डालेंगे, हाँ SC में, यही मांग है। हाँ यही मांगे हमारे सबसे बड़ी मांग, कश्यप, बिंद, निषाद, मल्लाह, केवट समाज की मांग है कि हमें ओबीसी से SC में जाए। तो मान लीजिए अगर बीजेपी ऐसा कर देती है तो फिर आपके सामने धरना फिर खड़ा तो रहेगा। बीजेपी को फुल वोट देंगे, सरकार बनाएंगे, और क्या, अगर हम SC में कोई भी लाएगा हम उसको पूरी वोट देंगे, सब वोट देंगे। अच्छा, तो क्यों आना चाहता है कश्यप समाज ओबीसी से SC में? SC में आ जाए, जबकि जब हमारा समाज SC में OBC में था, OBC में जाट नहीं थे, तो हमारे गाँव के प्रधान कम से कम 100 से ऊपर बनते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, एक उसमें विधानसभा में 100 विधान प्रधान। जब से जाट आ गए हमारे इसमें OBC में, जब से हमारे 30, 35, 17, 18 ऐसे प्रधान बन रहे हैं। सत्ता में भागीदारी घट गई कश्यप समाज, बहुत घट गई, और SC में जाएंगे तो फिर से बढ़ जाएगी। फिर से बढ़ जाएगी। फिर हमारे सामने फिर भाई कश्यपों के सामने कश्यपों की 4-4 हज़ार वोट हैं, तो उसके बराबर कोई समाज की वोट है ही नहीं बाकी तो। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हम लोग कब तक ये समाज की राजनीति करते रहेंगे कि ये समाज वो समाज, सड़क बन रही है तो सबके लिए बन रही है, ऐसी भी बात करते हैं कई लोग। तो आप इस पे क्या सोचते हैं? कई लोग जो इसके विरोध में तर्क देते हैं कि हम लोग कब तक इसको लेके संघर्ष करते रहेंगे कि ये जाति OBC में आ जाए, ये जाति SC में आ जाए, ये वो लोग उसको जो सोशल जो मतलब सामाजिक न्याय की जो थ्योरी है उसको नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई विकास हो और हम इसमें ना फंसे, कि हर जाति अगर ऐसे ही अपने आरक्षण का वो बदलवाने की कोशिश में लगी रहेगी तो तरक्की नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है, कई लोग कहते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पर? भाई मेरा तो मानना ये है कि हमें SC में अगर घोषणा हो जाएगी, हमारे SC में हो जाएगी, तो हमारे प्रधान बनेंगे, VDC बनेंगे, विधायक बनेंगे, और MP बनेंगे, तो हमारी सरकार में हमारी भागीदारी होगी। फिर उस भागीदारी से क्या होगा? आपके प्रधान ज़्यादा बनते हैं तो क्या फ़र्क आता है? अगर हमारे ज़्यादा प्रधान बनते हैं तो हमारे समाज में कहीं हमारे समाज में पीढ़ी होती है, कोई कहीं जाट मार रहा है, कहीं गुजर मार रहा है, कहीं यादव मार रहा है कश्यपों को, तो सुनवाई आपकी बढ़ जाएगी अगर प्रधान जब बढ़ जाएगी। जातिगत उत्पीड़न नहीं होगा, जातिगत नहीं हुआ, अब जातिगत उत्पीड़न हो रहा है हमारा। अभी एक अलाबुल गांव है हमारे कश्यपों का, और उसमें जो झगड़ा हुआ प्रशासन से झगड़ा हुआ, उसमें हमारे 17 कश्यप भी बंद हैं अलापुर मुजफ्फरनगर में। ये सब जानकारी, जैसे ये आपने मुजफ्फरनगर वाली बात बताई, तो ये आपके कुछ ग्रुप बने हुए हैं व्हाट्सएप पे, कैसे पता चला आपको? नहीं पता, तो ग्रुप से ही पता लगा, तो फिर मैं वहाँ गया भी था, वहाँ ग्रुप पे पता। फिर मैं गया वहाँ पर। आप कश्यप समाज के नेता कश्यप से नहीं, हैं? तो आप खुद कभी प्रधानी वगैरह लड़े हैं? नहीं मैं लड़ा कभी। तैयारी है आगे लेके? हाँ तैयारी है। वाह बढ़िया, ये सब भविष्य के नेताजी लोग हैं। चलिए आपको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने मुझे इंसाइट्स दिए हैं बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि राजनीति को समझने की आपने एक नज़र दिया। आपने जो बताया ना कि OBC से SC में क्यों चाहिए रिप्रेजेंटेशन, कैसे, ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी सबक है। बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? सिकंदर यादव कहते हैं। ये आप ही की जगह है? बस आप सब लोगों की जगह है जी। तो आप बसपा के नेता हैं? जी जी। तो देखिए हमें कार्यकर्ता है। अच्छा, बसपा में नेता नहीं होता, नेता एक ही है? नेता एक ही होता है हमारे यहाँ, मान्य बहन जी नेता होती है हमारे। तो हमें जैसे कारोबारी मिले, है ना, भाजपा के समर्थक मिले, सपा के मिले, और एक अभी ये फ्लोटिंग है, ये इनको अखिलेश जी भी पसंद है, केशव प्रसाद मौर्य भी पसंद है, और अगर OBC से SC में आ गए तो फिर भाजपा नहीं तो सपा, ऐसा इनका कहना है। बसपा का क्या है चुनाव? ये बसपा का जो हमारी, अगर आप
मन की बात समझें, कार्यकर्ता की बात समझें, तो हमें ऐसा लगता है कि 2022 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी। पूर्ण बहुमत जी। वजह क्यों लगता है साहब? वजह इसलिए 12 में भी कहा गया था, 17 में भी कहा गया था। जी 7 में आई थी हमारी सरकार, 7 से 12 तक रही। और कारण ये है कि बसपा ही एक ऐसी पार्टी है जो, जैसे अभी कश्यप जी से आपने बात की या अदर बैकवर्ड के लोगों से आप बात करें, तो बसपा का जो आप होर्डिंग पे 5 महापुरुषों की फ़ोटो देखते हैं जी, वो अलग अलग समाज के हैं। जैसे ज्योतिबा फुले जी हैं, वो सैनी हैं, साहू जी महाराज हैं, बाबा साहब हैं, काशी राम जी हैं, और जो भी मतलब 5 महापुरुष अलग अलग समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। और बसपा की जो स्थापना बहुजन समाज पार्टी, यानी इस देश का जो बहुजन समाज है करीब 85%, उन लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम अगर कोई करता है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। इसका एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अगर तमाम पिछड़े वर्ग के जो नेता आज की डेट में आप देख रहे हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या राज्य मंत्री हैं या विधायक हैं, अगर आप देखेंगे कि पहला टिकट किस पार्टी ने उनको दिया, तो आप देखेंगे कि बसपा, माननीय काशीराम जी ने पहला टिकट उनको दिया होगा चुनाव लड़ने का, चाहे वो कश्यप हो, सैनी हो, कौहार हो, काची हो, केवट हो, मल्ला हो, निषाद हो। आप इसको सर्च कर सकते हैं, ये एक ऑथेंटिक बात मैं आपको बता। कि जो डोमिनेंट कास्ट हैं ओबीसीज में, उनके इतर जो कास्ट हैं, एमबीसी जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में, मोस्ट बैकवर्ड क्लास, उनको सबसे पहले बीएसपी ने रिकॉग्नाइज किया पॉलिटिकली। तो इसलिए मुझे लगता है कि बसपा के पास, जैसे आप देखते हैं, जैसे बीजेपी वालों से आपने बात की, बीजेपी के पास आज देश में बहुत बड़ा नेटवर्क है, उनका एक कैडर है, आरएसएस है, और बूथ लेवल पे उनकी कमेटियां हैं। तो उत्तर प्रदेश में ऐसा काम या तो बीजेपी के पास है या बीएसपी के पास है। अब देखिए, अगर बूथ कमेटी की आप बात करें, किसी बसपा के कार्यकर्ता से, सपा के कार्यकर्ता से, कांग्रेस के कार्यकर्ता से या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता से आप पूछेंगे, तो कैडर जो मिलेगा या तो बसपा का मिलेगा या बीजेपी का मिलेगा। और क्योंकि बीजेपी से लोग परेशान हैं 14 के बाद से, 16 के बाद से, ना केंद्र में और प्रदेश में दोनों जगह, तो विकल्प सिर्फ 16-17 के बाद से परेशान है, तो फिर 19 में भी जीते नहीं, 19 में जीते। देखिए, हमारी जो जनता है प्रदेश का चुनाव और केंद्र का चुनाव 2 तरीके से लेती है। केंद्र में जनता को लगा कि अभी कोई विकल्प नहीं आ रहा हमारे पास, तो उन्होंने मोदी जी को दोबारा मौका दे दिया पुलवामा। मायावती को विकल्प क्यों नहीं मानते हैं वोटर? नहीं, बहन मायावती जी को प्रदेश में विकल्प मानते हैं, देश में नहीं मानते। नहीं, देश में इसलिए नहीं मानते कि हमारी जो पार्टी है अभी, वो वैसे 20 प्रदेशों में हमारा संगठन है, लेकिन जो अभी हमारा लक्ष्य है या हमारी पार्टी का फोकस है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है। अगर हम उत्तर प्रदेश जीतेंगे तो 24 में हम दावेदार बनेंगे केंद्र के। ये सामने कश्यप साहब बैठे थे, ये कह रहे थे कि हमने तो जी, ये बसपा जीत पाती नहीं है, सीटें ज़्यादा मांग लेते हैं बसपा वाले, कांग्रेस वाले, हम गठजोड़ नहीं करेंगे। 2019 में आप लोग सपा के साथ मिलकर लड़े थे, आपका क्या तजुर्बा रहा उस गठबंधन का? देखिए, जो उन्होंने बात की उसकी रिवर्स मेरी बात है। आप देखिए, बसपा की 10 सीटें आईं और सपा की 5 सीटें आईं, और सपा फिरोजाबाद इसलिए हारी कि शिवपाल जी 90,000 ले गए, सपा बदायूं इसलिए हारी कि शिवपाल जी का कैंडिडेट वहाँ ले गया, सपा कन्नौज इसलिए हारी कि शिवपाल जी के जो कैंडिडेट थे वो काफ़ी वोट ले गए। तो मेरा ये कहना है कि सपा अपनी वजह से हारी, अपनी जो उसकी वोट थी उनको वो बांध के नहीं रख पाए, और बसपा का जो वोट है वो एक तरफ बंध के रहा, इसलिए बसपा को सफलता ज़्यादा मिली। वो कह रहे थे कि बसपा वालों ने हमें वोट नहीं दिया। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। अगर बसपा ने वोट नहीं दिया होता तो कई जगह अखिलेश जी को 38%, 40% तक वोट मिले उनके प्रत्याशी को। तो ये कहाँ से आ गया इतना वोट शेयर? सपा का तो है नहीं, तो किसका वोट शेयर है वो? अच्छा, एक बात बताइए सिकंदर जी, कि ये बात जो बसपा के लिए कही जाती है कि बस एक ही नेता हैं मायावती जी, उन्हीं की डिक्टेट चलती है, कोई ऐसी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है, तो कभी भी बदल दिए जाते हैं, आखिरी मिनट में कैंडिडेट बदल दिए जाते हैं, सब कुछ, पैसा का भी बहुत इल्ज़ाम चलता है। देखिए, ये तो हर एक पार्टी को आरोप लगाया जाता है विपक्षियों के द्वारा। इसमें आपकी पार्टी में जो नेता रहे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, जो छोड़ के गए नहीं, जो छोड़ के गए हैं, किसी प्रेजेंट नेता ने तो नहीं लगाया। छोड़ के जाने के बाद तो कोई कुछ भी कह सकता है। अब आप देखिए ना, जैसे भी कश्यप समाज के आप भाई से बात कर रहे थे, कश्यप समाज को पहला प्रतिनिधित्व माननीय बहन जी ने दिया था, नरेंद्र कश्यप जी को, राज्यसभा में 2 बार एमएलसी बनाया, फिर राज्यसभा दी। आज सुरेश कश्यप जी हमारे यहाँ से एमएलसी हैं। तो हमारी पार्टी हर एक पिछड़ी जाति को, अति पिछड़ी जाति को, माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन देती है। और इसी वजह से आप देखिए, काशीराम जी का ये मॉडल भी था कि 85% जो इस देश के लोग हैं वो हज़ारों सालों से शोषित रहे हैं, दमित रहे हैं, पीड़ित रहे हैं।
तो उनको अगर कोई मौका देता है तो हमारा मिशन मूवमेंट देता है। और यही कारण है कि बसपा हर बार ऐसा लगता है कि बसपा रेस से बाहर हो गई। अब पिछली बार बसपा को कह रहे थे 0 हो गई, लेकिन बसपा के 10 सांसद आ गए, 2 मेयर आ गए। मैं बाबा साहब की आइडियोलॉजी को मानता हूँ 2010 से, जब बसपा सत्ता में थी। सत्ता से सवाल नहीं है, मतलब सत्ता में तो उससे पहले भी कई बार रही है, तो आइडियोलॉजी का कोई सत्ता से वो नहीं होता। कैसे, मैं जानना चाहता हूँ कि एक कार्यकर्ता बसपा में कैसे जाता है, क्या शुरुआत कैसे होती है? नहीं, शुरुआत कुछ नहीं। देखिए, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाली देश में एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। जी। आप उस पार्टी के दरवाजे तक कैसे पहुंचे? मतलब आपने क्या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा? जी हाँ, मैं बाबा साहब को पढ़ा, ज्योतिबा फुले जी को पढ़ा, पेरियार जी को पढ़ा, ललित सिंह यादव जी को पढ़ा, और भी जो बहुजन नायक है काशीराम जी को पढ़ा, मान्य बहन जी को पढ़ा। उसको पढ़ के मुझे लगा कि जो इस देश के अधिक संख्या लोगों की बात अगर कोई कह सकता है, मेन स्ट्रीम में उनको ला सकता है, तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इसी वजह से मैं इस पार्टी से जुड़ा। ये हमारे जो भाई साहब बैठे हुए हैं, ठेकेदार साहब, इन्होंने कहा कि 2017 में सपा हारी क्योंकि अखिलेश यादव के ऊपर ये ठप्पा लग गया था कि वो मुस्लिमों और यादव को ही देखते हैं। जब आप इस तरीके से सुनते हैं कि इस कास्ट, इस नेता पे इस कास्ट का ठप्पा, उस नेता पे, तो आपका क्या रिएक्शन होता है? देखिए, मैं इस बात को से सहमत नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जो बीजेपी की सरकार आई, उनका मुख्य मुद्दा जो है, बीजेपी हमेशा से है, जब से 80 से पार्टी जब से बनी है, वो धर्म आधारित राजनीति करते हैं। उनका मेन एजेंडा धर्म है, रिलीजन। और रिलीजन भी उनका जो एजेंडा है वो मुसलमानों को बुरा कहो, हिंदुओं की जो 7,700 जाति है इन्हें एकत्रित कर लो और अपना सरकार बना लो। तो मेरा ये मानना है, जैसे अभी भाई बता रहे थे, कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी कि धर्म एक अफीम है, शायद आपने पढ़ा हो। भाई सुकरात के हवाले से ये बात कह रहे थे। जी जी, वो कहीं किसी और रेफरेंस में होगी, लेकिन कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि धर्म एक अफीम है, और उसका प्रयोग बीजेपी करती है। और उसका प्रयोग करके कुछ समय के लिए हमारे देश की जनता, क्योंकि भावुक भी है, धर्म को मानने वाली भी है, तो उनके जाल में फंस जाती है। लेकिन जैसे ही आप देखिए दौर आगे बढ़ता है, लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वो धीरे धीरे इस बात को समझते हैं कि उन्होंने जिस बात के लिए वोट उनको दिया था वो बात उनकी पूरी नहीं हुई, और लौट के वापस वो फिर रीजनल पार्टीज़ में या दूसरी विपक्षी पार्टियों में जाते हैं। एक आखिरी सवाल सिकंदर जी, जो मैंने पहले भी पूछा, मैं फिर से स्पष्ट पूछता हूँ कि एक मायावती के बाद सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है ना? देखिए, ये तो विषय हमारी पार्टी बड़ी कार्यकर्ता के तौर पे सोचते तो होंगे ना आप कुछ? नहीं, अभी तो 20 साल हम मान्य बहन जी को नेता मानते हैं। अगले 20 साल बाद क्या रहेगा, बहन जी किसको उत्तराधिकार जैसे देंगे? वो अपने परिवार को ले आई राजनीति में, जबकि काशीराम जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा था। नहीं, आप परिवार नहीं कह सकते, परिवार तो मान्य बहन जी का बहुजन समाज है। उनका भतीजा भी तो, नहीं, वो भाई के बेटे हो सकते हैं उनके, लेकिन उनका जो नहीं, जो परिवार, मेरा मानना है, जैसे माननीय राजनाथ सिंह जी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाना, नहीं, पदाधिकारी राष्ट्रीय तो आनंद जी भी बने थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर बने थे। मैं परिवार उसको मानता हूँ, जैसे माननीय बहन जी कहते हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, उनके बेटे हैं, पंकज सिंह जी हैं, नीरज सिंह जी हैं, वसुंधरा राजे जी हैं, उनके बेटे हैं, अशोक गहलोत जी हैं, उनके बेटे हैं, नेताजी हैं, उनके बेटे हैं। तो इसको मैं परिवार समझता हूँ। बाकी मान्य बहन जी का ये मानना है कि सारा बहुजन समाज उनका परिवार है, और मान्य बहन जी ने कभी भी किसी भी बात को लेकर पक्षपात या कोई ऐसी घटना आज तक नहीं की कि उन पर ये परिवारवाद का आरोप लगाया जा सके। जीत क्यों नहीं पा रही 2012 से बहन जी? नहीं, अब जीतेंगे, इस बार जीत रहे हैं हमारे। ये सवाल का जवाब नहीं। मैं 12 से क्यों नहीं जीत पा मैं रहे? बता रहा हूँ, 12 से इसलिए नहीं जीत पा रहे हैं कि 12, 14, 17, 19, नहीं, आप उसमें 17 में अगर देखिए, लोकसभा में अगर आप देखेंगे 19 में, तो 10 MP आए हैं, जो बहुत छोटी बात नहीं। सपाई बोल रहे हैं हमारा वोट लेके आ गए। नहीं, तो वो 40% वोट उनको भी मिला है, ऐसा नहीं 38% मिला है, ऐसा तो है नहीं। ठीक बात है। ये आपने एक शुरुआती चर्चा सुनी, और अगले 100, 125, 150 दिनों में 75 ज़िलों के अलग अलग ठियों पे हम ऐसे ही जनता के मार्फत राजनीति की बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। आप ललन टॉप देखते रहिए और हमारी यात्रा के बारे में भी अपना फीडबैक देते रहिए। अगर आप हमारी यात्रा से जुड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके गांव, आपके कस्बे, मोहल्ले में आएँ, आपकी बात सुने, तो आप हमें मेल करिए। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com, और हमारे साथी उस मेल को खंगाल के और फिर आपसे संपर्क करेंगे। आज 23 अगस्त का दिन है। आज का पूरा दिन हमारा ज़िला गाज़ियाबाद में बीतेगा, और उसके बाद 24 और 25 अगस्त को हम मेरठ में होंगे, और उसके बाद फिर बागपत, शामली और सहारनपुर का सफ़र तय करेंगे। शुक्रिया।